रविंद्रनाथ त्रिपाठी की अगुवाई में विजय मिश्रा की सीएम योगी से करेंगे शिकायत। फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं विजय मिश्रा। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र। 65 वर्ष से ऊपर के विधायक करेंगे वर्चुअल भागीदारी। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। बस हाईजैक मामले पर सीएम योगी सख्त। आगरा एसएसपी और डीएम से मांगे रिपोर्ट। मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत। घास काटने गए 2 बच्चे तालाब में डूबे। बच्चों की मौत से गांव में मचा कोहराम। आगरा के मंटोला ढोली खार में बड़ा हादसा। मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 10 घंटे के बाद निकाला गया शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सत्र संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अनुरोध किया। विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ये सत्र बुलाना पड़ा है। इसके बचाव के लिए बनाए गए सभी नियम का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तार्किक और तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण संवाद से जन समस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। यह सत्र केवल 3 दिन का होगा। इसमें पहले दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी और अन्य 2 दिन कई विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा। तो केवल 3 दिन का विधानसभा का मानसून सत्र रहने वाला है। आपको बता दें, और इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें चर्चा ये हुई कि विधानसभा का जो सत्र है वो गुणवत्तापूर्ण तथ्यपरक हो और इसको लेकर के सभी दलों की जो सहमति है वो बने, और इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू हो रहा है। कल हम अपने 4 सिटिंग मेंबर्स, जिनमें 2 माननीय मंत्री हैं जिन्हें हमने खोया है, उनके बारे में शोक प्रस्ताव करेंगे। माननीय लालजी टंडन इस सदन के सदस्य रहे, विधान परिषद के रहे, लोकसभा के रहे और राज्यपाल भी रहे हैं। उनका निधन हो गया, उन पर हम शोक प्रस्ताव पारित करेंगे। इसी प्रकार कोरोना महामारी से जूझने वाले कोरोना वॉरियर्स जिनका निधन हो गया, उन पर हम शोक करेंगे। और गलवान घाटी में भारत की तरफ से लड़ते हुए जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके बारे में भी एक शोक प्रस्ताव करेंगे। शेष 2 दिनों में हमारे पास तमाम सरकारी काम हैं, विधेयक हैं, अध्यादेश हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखेंगे। तैयारी की दृष्टि से कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करने का हमने प्रयास किया है। तो वहीं कल से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र को लेकर के कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के वर्षाकालीन सत्र में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे कोरोना महामारी रही हो, अव्यवस्थाएं रही, उत्तर प्रदेश में खाद और बीज के लिए किसान लाइन लगा के धक्के खा रहा है, नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश अपहरण केंद्र बनता जा रहा है। हत्या और बलात्कार में पहले ही नंबर 1 पे था, अब ऊपर से अपहरण की मार झेल रहा है। कल से शुरू हो रहे सत्र में कांग्रेस पार्टी हत्या, बलात्कार, अपहरण, किसानों की अनदेखी, खाद बीज का न मिलना, कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों में दवाई न होना, नियमों का अनुपालन न होना, सही व्यवस्थाएं न किए जाना आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को एक बार फिर से संवाद के लिए देश के कुछ शहरों में रहने वाले प्रेरक लोगों से रूबरू होंगे। और इस बार पीएम जिन शहरों के लोगों से संवाद करने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के सुहाग नगरी फिरोजाबाद भी शुमार है। पीएम मोदी का संवाद कार्यक्रम 20 अगस्त को होगा और इस कार्यक्रम में पीएम इस बार
मुंगेर, मैसूर, करनाल, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की कुछ महिलाओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपने दम पर समाज में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 25 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने आत्मनिर्भर होने का प्रशिक्षण प्राप्त करके घरेलू और बेकार वस्तुओं से कीमती सामान बनाया और उनकी बिक्री से फायदा भी कमाया। इन्हीं 250 महिलाओं में से 15 महिलाओं को प्रधानमंत्री से ऑनलाइन बातचीत के लिए चुना गया है और ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए रद्दी, पेपर, पॉलिथीन और अन्य बेकार की चीजों से दरी, टोकरी और बच्चों के खिलौने बनाकर इनको बेचती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रयास की बदौलत मछली गांव निवासी बीएड छात्रा के हृदय के दोनों वॉल बदले जा चुके हैं। विधायक की पहल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद की स्वीकृति दी। बता दें कि मेदांता अस्पताल ने छात्रा के वॉल बदलने के लिए 9 लाख रुपए के इंतजाम को कहा। 24 अगस्त को ऑपरेशन की तिथि भी तय कर दी गई। छात्रा के पिता किसान हैं, इसलिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इस पर छात्रा ने सीएम और पीएम को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। वहीं लायन सफारी घूमने के लिए बुधवार को इटावा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर चाल को भांपकर चुनावी रणनीति को वो बनाएंगे। शिवपाल सिंह के समाजवादियों के एकजुट करने वाले बयान के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा की हर चाल से सतर्क रहना पड़ेगा। उनके साथ बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप भी मौजूद थे। अखिलेश करीब 3 घंटे तक सफारी में रुके और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिना किसी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के दोपहर करीब 1 बजे लायन सफारी पहुंचे और उनके साथ बेटी और आरजेडी विधायक तेज प्रताप भी थे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगरा बस हाईजैक के मामले पर कहा कि अभी तक तो सुनने में आता था कि आदमी हाईजैक होता है, अब तो बस हाईजैक हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहाँ पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है। और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया परेशान है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है। 1,60,000 से ज़्यादा लोग जा चुकी जान। इधर भारत में भी जान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों की जान गई है और लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि लोग बीमार होते जा रहे हैं। कई लोग जो पहले से गंभीर बीमार हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है। इसलिए लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी तब तक जब तक इलाज ना आए। वहीं सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में मवेशी घुसने को लेकर के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। उसके बाद देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक घायलों का मेडिकल भी हो रहा है। दोनों पक्ष की ओर से केस दर्ज करके अब जांच हो रही है। फायरिंग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर भदोही में 2 दिन पहले खेत से अचानक लापता हुई नाबालिग लड़की का शव नदी के किनारे से मिला है और जली हुई अवस्था में यह शव बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या की गई है, तो वहीं मृतका के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका को जताया है। तो कौशांबी जिले में प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सगी मां की हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और प्रेमी से न मिलने देने को लेकर के कलयुगी बेटी को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि इसके बाद प्रेमिका बेटी ने अपने ही सगी मां को शौच के समय जाते समय प्रेमी और चंद साथियों के साथ मिलकर उसकी गला रेत दी और हत्या कर दी। लाश को एक बाग में स्थित झाड़ियों में फेंक दिया, फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ और पुलिस ने बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
मुरादाबाद में पागबाड़ा में कोरोना पॉजिटिव महिला ने कोविड-19 अस्पताल टीएमयू की दूसरी मंजिल से छलांग लगा करके अपनी जान दे दी है। महिला मंगलवार की शाम को ही अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि वो ग्रिल पकड़कर चल रही थी और हाथ छूटने पर नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। महिला का अंतिम संस्कार कोरोना से मरने वालों की तरह ही किया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां पे तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है और घास काटने गए 2 बच्चे तालाब में डूबे हैं। तालाब के किनारे उगी घास काटने के दौरान हादसा हुआ है। बच्चों की मौत के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। इटिया थोक थाना क्षेत्र के बदन नगर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत डोलीखार में एक मकान भरभरा कर गिर गया और इस मकान के गिरने से मलबे में एक ही परिवार के 3 लोग दब गए। इसमें पति, पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मैनपुरी में सनकी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी है। थोड़ी सी कहासुनी में सनकी पति की पूरी करतूत देखने को मिली है। पुलिस ने सनकी पति को गिरफ्तार किया था। थाना घेरोर इलाके के दारापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और बीती सोमवार और मंगलवार की रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूता को जबरन रेफर कर दिया गया। हाल ये रहा कि प्रसूता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिर परिजनों ने हंगामे के बाद मां और बच्चे को वापस एडमिट किया गया है। फिलहाल जच्चा और बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आगरा के अतमादौला थाना क्षेत्र के कटरा वजीर खां में स्थित गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने इस आग को बुझाने में सफलता पा ली है। आग के कारण गोदाम में रखे लाखों रुपए के गद्दे हालांकि जलकर राख हो गए। गोदाम में आग ये किस कारण से लगी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ। गोदाम से उठती आग की लपटों के कारण आसपास के लोग अपने घरों से निकल आए और आग के कारण पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला। मुरादाबाद में नमामि गंगे योजना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, क्योंकि नमामि गंगे योजना के तहत सीवर लाइन बिछाई जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही से अब जनता परेशान है, क्योंकि मानक के अनुरूप सड़कें इसके बाद नहीं बनाई जा रही हैं। बारिश से जल निगम और L&T कंपनी की पोल भी खुल गई है, क्योंकि बारिश के बाद कार के नीचे से सड़क गायब है। इसके पहले भी सड़क धंसने से 4 लोगों की इसी तरह से मौत हो चुकी है। वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में नो क्लास नो फीस और समय बढ़ाने की मांग को लेकर के अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जन भर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान निजी विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन से शहर की दुकानों को खुलने की समय अवधि को बढ़ाने की भी मांग की है। गाजीपुर में कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन के अनुसार पिछले दिनों नवरात्रि, ईद, बकरीद समेत कई अन्य पर्व को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सका। तो वहीं अब आने वाले त्योहार मुहर्रम और गणेश पूजा के जुलूस पर पहली बार कोरोना महामारी ने रोक लगा दी है। आने वाले पर्व को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा एक पीस कमेटी के साथ बैठक हुई है और बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ SDM और अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम के आयोजक कमेटी और धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक की गई। इसमें जिलाधिकारी ने दोनों त्योहार को सादगी के साथ और कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मनाए जाने की बात कही। तो मेरठ के लाल शूटर सौरभ चौधरी ने वाकई में कमाल कर दिखाया है। सौरभ की मेहनत और लगन और एकाग्रता की बदौलत 5 साल के शूटिंग करियर में ही सौरभ के नाम एक एक करके कई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्डन बॉय सौरभ के कीर्तिमान की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है और इसकी सिफारिश होते ही उनके रोहटा रोड स्थित कलीना गांव में खुशी का माहौल है। लोग बधाई देने भी पहुंच रहे हैं और परिजन भी सौरभ का मुंह मीठा करा रहे हैं। अभी इसी साल सौरभ चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड भी मिला था और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिलेगा। 18 साल के सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत
13 साल की उम्र में 2015 में की और 5 साल में ही उन्होंने कई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। तो मेरठ के लाल शूटर सौरभ चौधरी शूटिंग करियर में कई अवार्ड जीत चुके हैं और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने शूटर सौरभ से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं हिम्मत, हौसले और लगन की बदौलत इंसान पहाड़ में भी रास्ता बना लेता है और कामयाबी एक दिन उसके कदम चूमती है। ऐसे ही कामयाबी के शिखर सौरभ चौधरी हमारे साथ हैं कि जिनको जल्द ही अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है। खास बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। एक सपना होता है अर्जुन अवार्ड एक खिलाड़ी को मिले, तो आज आपका एक सपना एक पूरा होने जा रहा है जल्दी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। अभी 2015 में शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल गया। इतने कम समय में अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। किस तरीके से सौरभ मेहनत करते हैं कि एक टारगेट होता है कि इस तरीके से मुझे टारगेट को अचीव करना है, क्या मन में रहता है जिस वक्त आप शूटिंग करते हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल में आप करते हैं, किस तरीके से करते हैं? नॉर्मली करते हैं जैसे सब करते हैं, बस यही है कि कौन कितना फोकस कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोच होता है, कोच के लिए बच्चे सब सेम होते हैं। अब वही है कि कौन कितना फोकस से शूटिंग कर रहा है, कौन कितने नहीं कर रहा है, कौन कितना फिजिकल कर रहा है, कौन कितने मेडिटेशन कर रहा है, तो ये सब लेवल के हिसाब से होता है। ऐसे ही कौन कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं तो दिन में करता हूँ 6-7 घंटे प्रैक्टिस। 6-7 घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कोरोना काल में क्या आप मान के चल रहे हैं कि शूटिंग कितनी बदल गई है? देखिए, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, तो एक खिलाड़ी को अपने को कहीं ना कहीं एक फिट रखना पड़ता, तो आपने किस तरीके से मतलब इसको किया? ऐसे कोरोना में जैसे कि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो मेरे घर पे ही रेंज है, तो मैं घर पर ही प्रैक्टिस करता हूँ और फिजिकल भी घर पर ही करता हूँ, ट्रेडमिल भी घर पर ही है, योगा भी घर पर ही करता हूँ। बस ये है कि कंपटीशन नहीं हो पा रहे, वो उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, उस लेवल की वो बात नहीं जो कि कैंप में होती है। बस ये है कि अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, तो घर पर ही प्रैक्टिस करते हैं। घर पर ही आप प्रैक्टिस करते हैं। कोरोना काल में आपको लगता है कुछ चीज़ें बदली हैं शूटिंग में भी, हर गेम्स में बदली तो है, पर एक इसकी तरफ एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि हमें प्रैक्टिस के लिए समय ज़्यादा मिल गया और जो हमारी कुछ कमियां थी उनको हम पूरे फोकस से उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मण अवार्ड भी आपको इसी साल मिला है, तब कैसा फील किया था? तब सोचा था कि हाँ एक दिन अर्जुन अवार्ड में मिलेगा? नहीं सर, सोचा तो नहीं था, लेकिन जब उस लेवल की प्रैक्टिस होती है, कोच मेहनत करते हैं, घर वाले मेहनत करते हैं और ये तब सिर समय के हिसाब से अब मिल गया। अच्छा, मिल गया। अभी मिलेगा, मतलब मिलेगा। 2015 और 2020 5 साल आपके करियर को हुए हैं। किस तरीके से आपने एक राह चुनी थी कि भाई हाँ मुझे इस तरीके से जाना है, और आप संतुष्ट हैं अपने इससे कि जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की आज उस मुकाम पर? जी बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या होगी। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने 2015 में शूटिंग शुरू की थी और अब 2020 है, ये जो समय है इस समय का पता नहीं चला कि ये समय कब में निकल गया, मतलब कब में बीत गया, पता नहीं चल पाया इस चीज़ का। हम भी यही आशा करते हैं कि सौरभ इसी तरीके से कामयाबी को छूते रहेंगे और कामयाबी इसी तरीके से उनके कदम चूमती रहेगी। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, कलीना, मेरठ। उधर गोंडा जिले में कारागार में कोरोना बम फूटा है और जेल में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 61 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 231 बंदियों की जांच में 61 बंदी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 60 कैदी और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेल में 61 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सभी कोरोना पॉजिटिव मिले बंदियों को जेल की अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया है। जेल के अंदर बनी बैरक में कोरोना पॉजिटिव मिले बंदियों का इलाज होगा और इसके बाद जेल में रह रहे और सभी बंदियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ही वो जेल में दाखिल होंगे। जिले में अब तक 540 एक्टिव मरीज की संख्या हो चुकी है और कुल 20 मौतें जिले के अंदर कोरोना के चलते हुई हैं। और अब बाढ़ बारिश की बात करते हैं। यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है और यूपी के अलग अलग शहरों की हम 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखें यहां पर कैसे आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। तो हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा क्योंकि आसमानी जो आफत है लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा,
इन सभी जगहों की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो स्थिति है, बाढ़ और बारिश, ये दो चीजें इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी। ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश के इलाके में हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए सुबह बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध से 6 गुट्टों को खोलकर 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिले में स्थित 10 बांधों में अब तक बारिश कम होने की वजह से जलस्तर काफी कम था, लेकिन मध्य प्रदेश के इलाके में और जिले में पिछले 2 दिन से हुई बारिश की वजह से बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ा है और मध्य प्रदेश से 2.5 लाख क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़े जाने की सूचना के बाद से राजघाट बांध से भी 50,000 क्यूसेक पानी को छोड़ दिया गया है। इससे बेतवा नदी और माता टीला बांध का भी जलस्तर अब आगे बढ़ेगा। वहीं बस्ती जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है और इस वजह से सरयू के किनारे बसे गांव के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। कई गांव के अंदर बाढ़ का पानी घुसा है तो कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। उधर सरयू नदी के विभीषिका को रोकने के लिए पिछले 40 साल से बांध का निर्माण न होने से हर बार 50 के करीब गाँव बाढ़ का दंश झेलते हैं। जल जमाव के चलते मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका भी यहाँ पर बनी रहती है। हैंडपंप का पानी भी दूषित हो जाता है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वीर बहादुर सिंह के बाद पूर्वांचल से योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाढ़ के दौरान शासन के उच्च अधिकारी दूर के गांव से ही निरीक्षण करके वापस चले जाते हैं। लखीमपुर खीरी का सदर गोला और धौरहा तहसील इलाके में कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शारदा नदी की तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज बहाव नदियों में हो रहा है, तो वहीं कई इलाकों में नदियां जमीन को काटते हुए अपने में समाये लिए जा रही हैं। दूसरी तरफ कटान भी तेजी से हो रही है और कटान से लोग डरे और सहमे हुए हैं। तो फिर वहीं दूसरी तरफ धौरहरा तहसील के रैनी गांव में बाढ़ और कटान से अब तक बचे हुए जो घर हैं, उन्हें भी लोग अपने हाथों से तोड़ने पर मजबूर हैं। वहीं कासगंज में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां पे पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए कासगंज के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटियाली तहसील क्षेत्र के जिझोल, नगला खिलाई, नगला हिम्मत, नगला बजरा और नगला बतवा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसका प्रमुख मार्गों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने गांव में ग्रामीणों के निकलने के लिए नाव का सहारा लिया है। प्रयागराज में पुलिस मित्र नाम के एक ग्रुप के द्वारा आम जनता को जरूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध करवाया जाएगा और इसको लेकर के पुलिस ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के द्वारा पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। ब्लड को जरूरतमंद इस पुलिस मित्र साइट पर जाकर के अपने ब्लड ग्रुप को और जरूरत को बताकर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस इस कदम के द्वारा समाज की भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास कर रही है। पुलिस मित्र की वेबसाइट का उद्घाटन प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने किया है और इस मुहिम के तहत ये ग्रुप 12 राज्यों में काम कर रहा है। इस ग्रुप में 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं और अब तक 1500 से ज्यादा यूनिट ब्लड ये ग्रुप जनता को उपलब्ध करवा चुका है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।